एग्जाम्स में तुम कितना पढ़ के जाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने एग्जाम में आंसर्स को कैसे लिख कर आते हो। जो पूछा गया है वही लिखें, और वही का मतलब है न उससे कम न उससे ज्यादा। The first impression is last impression. बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कम पढ़ के जाते हैं बट फिर भी एग्जाम्स के अंदर मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे ले आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जाम्स में आंसर लिखने के कुछ सीक्रेट टेक्निक्स और कुछ सीक्रेट मेथड्स के बारे में पता है। न ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो न स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर ये टेक्निक और मेथड्स आपने जान लिए ना तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है संतोष, मेंटर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट। आज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो है हाउ टू राइट एग्जाम्स लाइव। हर एक स्टूडेंट के मन में सवाल चल रहा है कि देखो बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, बहुत सारे स्कूल लेवल एग्जाम आ रहे हैं। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर से बात करी जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी को चेक करते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, आईसी बोर्ड, यूपी बोर्ड। उन सब शिक्षकों से मैंने इन्फॉर्मेशन ले रखी और एक इन्फॉर्मेशन जिसने मुझे शॉक कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन पता है क्या थी? इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि एक स्टूडेंट एग्जाम के अंदर कितना पढ़ के आ रहा है, बट फर्क तो इस बात से पड़ रहा है कि एग्जाम के अंदर आप आंसर को किस प्रकार से लिख कर आते हो। अगर आपको आंसर लिखने का सही तरीका आ गया ना तो आपके 5 से 10 नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कई सारे स्टूडेंट से भी बात करी है और मैंने उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर लिखा। प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है कि स्पीड स्लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आंसर को जब लिखते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिनसे कि उनका पेपर छूट जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हैंड राइटिंग सबसे बड़ी समस्या हर एक स्टूडेंट के दिमाग में चल रही होती है कि क्या अगर मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार है तो क्या मेरे एग्जाम्स के अंदर नंबर कटेंगे या तो नहीं कटेंगे। तो बहुत बड़ा सवाल। उसके अलावा अगली प्रॉब्लम है कट्स इन द आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर को ऐसे कट कर देते हैं, बीच बीच में से क्या उसके भी नंबर कटते हैं। और लास्ट प्रॉब्लम है आंसर एग्जाम के अंदर याद नहीं होते हैं, है ना? उसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके यस लिख देना। अगर फेस नहीं करते हो तो वीडियो को प्लीज पॉज करके नो लिख देना। अब ये सारी के सारे प्रॉब्लम मैंने एक एक करके आपके जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी को चेक करते टीचर, उन सभी टीचर से हम पूछे, जो कि पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेड राइटिंग। सबसे पहले मैंने ये पूछा क्या हेड राइटिंग से फर्क पड़ता है? तो तुम शौक हो जाएंगे आंसर को जानकर, क्योंकि हर एक टीचर ने बोला सिर्फ राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो राइटिंग रीडेबल है, पढ़ी जा सकती है। अगर आपकी राइटिंग इतनी बेकार है कि उसे कोई पढ़ ही नहीं सकता तो हाँ फर्क तो पड़ता है, हाँ नंबर भी कटेगा। बट अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, टेंशन फ्री रहो, नंबर नहीं कटेंगे। पर वो बात तो ठीक है, अगर आपको अपनी राइटिंग को सही बनाना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिससे कि आप 10 दिन के अंदर अपनी राइटिंग को सही कर सकते हो। पर वो बात तो ठीक है। अब आपका अगला सवाल मैंने उन टीचर से पूछा कि ये बताओ कि राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क किस बात से पड़ता है, नंबर किस चीज पर डिपेंड करता है? तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दिया और वही एग्जांपल से आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। इमेजिन करो कि 2 स्टूडेंट है, उन 2 स्टूडेंट के आंसर कॉपी मेरे पास है, पर वो बात भी ठीक है। एक स्टूडेंट है राम और दूसरा स्टूडेंट है श्याम। अब देखते हैं राम की कॉपी। सबसे पहले राम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो किस सिचुएशन में अटेम्प्ट करता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे राम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सिचुएशन में अटेम्प्ट कर रहा है। जबकि अगर आप श्याम की नोटबुक को देखेंगे तो ये सिचुएशन में अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। पहले इसने तीसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, फिर ये दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, फिर ये तीसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ऐसे यह कर रहे हैं, इसने अलग अलग सिचुएशन में अटेम्प्ट कर रखा है। तो जब इन दोनों की कॉपी चेक होकर आई ना तो राम का नंबर बहुत ज्यादा था और श्याम का नंबर बहुत कम था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक टीचर आपके नंबर पता है कहाँ काट सकता है, जब आप अपने आंसर को सही सिचुएशन में नहीं लिख पाते हो। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 1, जो कि क्वेश्चन सीक्वेंस। देखो इमेजिन करो कि एक टीचर है, उसके पास एक दिन में बहुत सारा कॉपीज को चेक करने के लिए है। पर ठीक है, जब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स की उन्हें कॉपी चेक करनी है, अब होता क्या है कि वो जब कॉपीज को चेक करते हैं और अगर कुछ स्टूडेंट जिन्होंने आंसर को सही सीक्वेंस से नहीं कर रखा है, जिसे कि पहले का पहला, उसके बाद पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया, फिर तीसरा क्वेश्चन किया,
कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने रेंडमली लगा रखा है, पहले तीसरा सवाल किया, उसके बाद दूसरा सवाल किया, उसके बाद पहला सवाल किया। ऐसे होता है क्या? टीचर जब ऐसे कॉपीज को चेक करते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब उन्हें प्रॉब्लम आती है तो उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और इस जगह पर आपके नंबर बिल्कुल कट सकते हैं, जबकि इस जगह से आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल पूछेंगे। इमेजिन करो अगर मुझे पहला सवाल आता था बट मुझे दूसरा सवाल नहीं आता था, बट मुझे तीसरा सवाल नहीं आता था, बट अब मैं क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है, उस केस के अंदर आकर डायरेक्टली चौथे सवाल के ऊपर बढ़ सकते हैं। बट ये जो दूसरा और तीसरा सवाल है उनको लास्ट में अटेम्प्ट जरूर कर देना। बट ऐसे मत करना कि पहले कोई भी सवाल उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर ये करेंगे तो देखना टीचर आपसे इम्प्रेस होगा। और एक लाइन दिमाग में याद रखना, लाइन है ये कि एक टीचर जितना कम आपकी नोटबुक को चेक करने में लगाएंगे उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। अब चलते हैं आगे। दूसरा सवाल, स्पीड स्लो और कट्स इन द आंसर बहुत बार होता है ना, आंसर ही हमारे छूट जाते हैं क्योंकि हमारी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। तो उनका सॉल्यूशन है, अब उसका एक ऐसा सॉल्यूशन, बेहतरीन सॉल्यूशन है कि तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। एक ऐसी सॉल्यूशन है जो कि पिछले 2 साल से बता रहा हूँ और जिसने यह फॉलो करा है उनके नंबर 5 से 10 नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुए। देखो करना क्या है, क्या होता है, ये आपके 4 से 5 नंबर वाले सवाल जो होते हैं ना उनको आप क्या करते हैं, हम लॉन्ग आंसर बोलते हैं। उसमें बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, जैसे कि इमेजिन करो कि एक क्वेश्चन आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखना शुरू करते हैं। अब बीच बीच में क्या होता है कि लगता है आपको कि बीच बीच में यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब आप क्या करते हो, आंसर को पूरे कट कर देते हो, अब वापस से फिर से लिखना शुरू करते हो। ऐसे करते हो ना, कितने स्टूडेंट ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम आपका वेस्ट होता है, जिस वजह से आपका पेपर छूट जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो आपने देखा होगा आपकी जो आंसर शीट होता है ना उनका जो लास्ट तक पेज होता है वो रफ वाला पेज होता है। ठीक, अगर आपको रफ पेज नहीं मिलता है तो आप लिख सकते हो, लास्ट पेज के ऊपर हेडिंग डालो और रफ और उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। टीचर को भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, डरना क्या है आपको, जैसे कि एक लॉन्ग आंसर आता है, जैसे कि आप इमेजिन करो कि एक सवाल आया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बताओ आप 5 नंबर का सवाल आया। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला पेज पर जाना और नोटबुक के एक साइड में, और आपको क्या करना है पता है, जो कि वो है 5 पॉइंट। आप सोच रहे हो ना कि उनको शॉर्टकट में लिख लो, जैसे कि पहला पॉइंट है मेटल्स और हाई, तो बस यहाँ पर हाई लिख लिया। उसके बाद आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना, ऐसे लिख लिया। अब आपको लास्ट पेज के ऊपर जल्दी जल्दी में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब उससे क्या होगा कि अब आपको यह पता चलेगा कि आंसर को हमको कैसे लिखना है। जब मेन कॉपी में जाओगे आंसर को लिखने के लिए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब आपको वापस से नहीं सोचना है कि पहला पॉइंट कौन सा बनाओ, दूसरा पॉइंट कौन सा बनाओ, तीसरा पॉइंट कौन सा बनाओ, चौथा पॉइंट कौन सा बनाओ, कौन सा, ना, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पूरा आंसर आपके पास है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली बस आपको आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका सोचने का टाइम बच गया। अगर आपको एक आंसर को लिखने में 10 मिनट लगते थे, इस मेथड से करोगे ना तो आपको केवल 5 मिनट लगने वाले। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आप आंसर क्या लिखने वाले हो तो आप आंसर को कट नहीं करोगे। वो जो कट्स वगैरह आप बीच बीच में लगाते थे वो खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत शानदार सॉल्यूशन है। अगर आपका पेपर छूटता है तो ये वाला सॉल्यूशन बहुत शानदार है। इनको फॉलो करना लॉन्ग आंसर के लिए, बट एक बार ट्राई करके अपने लाइफ में जरूर देखना, मजा आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि आपका तीसरा प्रॉब्लम है, आंसर याद ही नहीं होता है। कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि एक आंसर आपको याद नहीं आ रहा है। इमेजिन करो कि कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्वेश्चन को ही छोड़ देते हो। बट अब से आपको नहीं छोड़ना है। देखो, एक टॉपर और एक एवरेज के बीच में पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। एक टॉपर जो है ना वो जिस आंसर को नहीं भी आता है वो उस आंसर को भी अटेम्प्ट करके आता है। देखो, जब एक एवरेज बच्चा आंसर को छोड़ कर आता है ना, अब आपको क्या करना, आंसर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। इमेजिन करो कि कोई आंसर जो कि आपको नहीं आता है, देखो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला स्टेप, रिकॉल द चैप्टर। जैसे एक सवाल आए, सबसे पहले सोचना कौन सा चैप्टर का आया है।
अच्छा ये तो उस चैप्टर का है, मेटल एंड नॉन मेटल का है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टॉपिक को रिकॉल करना है। अच्छा ये उस टॉपिक का, अब उस टॉपिक का जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद आता है, उससे रिलेटेड आपको जो भी याद आता है उसको आप लिख कराओगे पैराग्राफ की फॉर्म में। अब पता है ये टेक्निक मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे मैंने टीचर से भी बात करी है और ये रियलिटी है। जब आप पैराग्राफ के अंदर आंसर लिख कर आते हो ना, तो टीचर उतने बड़े पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ कि 99% स्टूडेंट इस केस के अंदर तो यही होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ को भी नहीं पढ़ा जाता। अब उससे क्या होता है, अगर आपका आंसर थोड़ा बहुत भी गलत है तो भी क्या होगा कि पैराग्राफ की वजह से वो आंसर छूप जाएगा। और अगर ये 5 नंबर का सवाल है तो आपको 2 नंबर किसी न किसी तरह तो मिल ही जाएगा। बट जबकि अगर आप पॉइंट्स में आंसर को लिख कर आते हो ना, तो जो आंसर आपको नहीं आता था उसमें क्या होगा कि टीचर पकड़ लेगा कि अच्छा इनको आंसर नहीं आता और वो आपका पूरा का पूरा नंबर कट कर देगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, इस सिचुएशन से लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे। फोर्थ स्टेज अंडरलाइन कीवर्ड। ध्यान से सुनना इस वर्ड को, देखो होता क्या है कि जब हम आंसर को लिखते हैं, अगर हम उस आंसर को बहुत ज्यादा सुंदर बनाएंगे, जैसे आपने एक लाइन तो सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। कितने स्टूडेंट ये लाइन सुना है, तो जो दिखता है वो बिकता है, रियलिटी है। उसी प्रकार से अगर आप अपने आंसर को थोड़ा बहुत भी सुंदर बनाओगे ना, तो आपको नंबर मिलेगा, नंबर की बरसात होगी आपके कॉपी पर। अब यहाँ पर ये बात नहीं हो रहा है कि एक रेड पेन ले लिया, एक ब्लू पेन ले लिया, एक पिंक पेन ले लिया, वो सब नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करो कि आंसर है यूज ऑफ नॉन मेटल में। देखो करना क्या है, यहाँ पर शब्द की मार्क करूंगा। जैसे आपका पहला पॉइंट हाइड्रोजन है, दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में क्या करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड को यहाँ पर अंडरलाइन करना है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपका। सिमिलरली दूसरे पॉइंट को पढ़ो क्या है, दूसरा पॉइंट आपका हाइड्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हर पॉइंट में से मार्क कर लो। इससे क्या होता है, देखो जब एक आपका एक एग्जामिनर कॉपी को चेक करते हैं तो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली आपका अंडरलाइन वर्ड्स को देखेंगे। अब आपका वो पूरा आंसर नहीं पड़ेगा, अच्छा वो वाला वही लिखा हुआ है, पर ठीक है वही लिखा हुआ, पर ठीक है ये लिखा हुआ, पर ठीक है ये लिखा हुआ। अरे पूरे के पूरे आपको 5 नंबर दिए और आगे बढ़ गए। एक लाइन मैंने शुरू में बोली थी कि एक एग्जामिनर आपका जितना कम समय आपकी नोटबुक को लगाएंगे चेक करने में, आपका उतने ज्यादा नंबर आएंगे, है ना। इस वजह से ये लाइन आपको करना कब है, यह काम तो तब करना है जब आपका पेपर खत्म हो जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर देना। पेंसिल की मदद से या तो आप पेन की मदद से भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये थी हमारी 4th स्टडी। अब बढ़ते हैं आखिरी स्टडी की तरफ, जो कि यह हमारा पेपर प्रोजेक्टेशन टिप्स। अगले 4 से 5 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्टेशन टिप्स समझाने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, अगर ऐसे अटेम्प्ट करोगे अपने पेपर को तो मजा आ जाएगा। पहली टिप्स क्या है, डोंट यूज शीट फॉर्म्स। पहली चीज देखो, इंपॉर्टेंट ग्राफ की दुनिया में जा रहे हो, बिकॉज तुम सिर्फ रील की दुनिया में जी रहे हो। गुड नाइट को हम जीएन लिखते हैं, गुड मॉर्निंग को हम जीएम लिखते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म को नहीं लिख के आना, गलती से भी मत लिख के आना। अगर लिख दिया ना तो गया आपका एग्जाम। सिर्फ अगला देखते हैं। इमेजिन करो कि जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक आंसर शीट दिखाता हूँ, ये आंसर शीट भी आप देखो ये हो क्या रहे हैं। स्टूडेंट्स ने अभी कटिंग करी हुई, बट इनमें से कटिंग कैसे करी है, देखो यहाँ पर एक सिंबल कट लगा दिया, एक सिंबल कट लगा दिया, पर ऐसे नहीं काटते। तुम कैसे काटते हो, तुम ऐसे काटते हो, ऐसे 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 नहीं काटना होता है। एक सिंबल कट लगा दो पेंसिल से, बस ये उससे क्या होता है कि आपका आंसर शीट एंड क्लीन दिखता है। मैं एक लाइन पहले ही बोल दिया हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। ये लाइन को आप अपने दिमाग में नोट कर लेंगे। अगली हमारी स्टडीज है क्या, जो कि न्यूमेरिकल स्टडीज। हमारे जो पेपर है प्रेजेंटेशन टिप्स है, उसी का एक पार्ट है न्यूमेरिकल स्टडीज। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हो, उसमें 2 चीजों का याद रखना। पहली चीज है न्यूटिस और फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखना। समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। देखो ये एक आंसर शीट की कॉपी है। अब देखना इस आंसर शीट के अंदर बड़े ध्यान से देखना। बेटा यहाँ पर क्या करा कि जो फाइनल आंसर है देखो उसको कैसे बॉक्स के अंदर रखा है। अब इससे क्या होगा कि जब एक टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे और वो देखेंगे अच्छा बॉक्स के अंदर अच्छी ये आंसर सही टिक किया है या तो नहीं किया है, पर वो बात तो ठीक है टिक करा दिया और 2 नंबर दिया आगे बढ़ गए, वो पूरी आपकी सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे। अगर आप फाइनल आंसर को ऐसे बॉक्स में रखते हो कि टीचर डायरेक्ट आंसर देखेगा, आगे बढ़ जाएगा, नंबर नहीं कटेगा, तो ठीक है। पर अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि 6 एम्पियर लिखा हुआ है। एम्पियर क्या है, जैसे कि यूनिट। अगर आपका कोई आंसर
आंसर है 10, तो उनको पूरा लिखना 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 10 मीटर। बहुत सारे बच्चे ना जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि यूनिट भूल ही जाते हैं। बेटा यूनिट भूल गए तो पता है क्या होगा, तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर नंबर कटते हैं, टीचर ने बोली है कि ये लिख कर आना। अब फाइनल स्टडीज के अंदर बढ़ते हैं, जो कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि डिफरेंस के कुछ सवाल आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, जैसे कि डेफिसिबल, सल्फ्यूरिक ऑर्गेनिस्ट, यूनिट सल्फर ऑर्गेनिस्ट, बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में आते हैं डिफरेंस के। अब उन डिफरेंस के क्वेश्चन में एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपको करना क्या, देखो ये आपका पहला डिफरेंस है। देखो पहला डिफरेंस आपने लिखा और उसके बाद सेकेंड डिफरेंस जो कि यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, कि ध्यान से समझना इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप है, 1 लाइन गैप। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब आप देख रहे हो कि आंसर कितना सुंदर लग रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब तुम क्या करते हो कि बिना लाइन छोड़े यहाँ पर से सेकेंड पॉइंट डाल के लिखना शुरू कर देते हो। उससे क्या होता है, आपका आंसर उतना अच्छा नहीं दिख पाता है। पर जब आंसर ठीक नहीं दिखता है तो टीचर को पढ़ने में भी दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत निगेटिव डिफेक्ट जाता है। हमें क्या करना, हमें टीचर के ऊपर कोई निगेटिव डिफेक्ट नहीं डालना। उससे पता है क्या फायदा होगा, अगर आप ये सारी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो दूसरे फायदा ये होगा कि अगर आपका कोई आंसर थोड़ा बहुत गलत भी है ना, तो टीचर वहाँ आपका नंबर नहीं काटते। ये रियलिटी है कि हमें बहुत सारी टीचर से बात करता हूँ कि और वो बोलते हैं अगर एक स्टूडेंट्स ने मेहनत करके आंसर को लिखा है ना, सारे इन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन के अच्छे तरीके से रखा है। तो कभी कभार क्या होता है हमारे साथ, कुछ रॉन्ग आंसर को भी हम टिक कर देते हैं, मतलब आधे एक नंबर दे ही देते हैं। ठीक है, ये तो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे डिफरेंस में आपने देख लिया। गेप आपको छोड़ के चलना, इससे आपकी सारी की सारी पेपर अटेम्प्ट स्टेज क्लियर होती चली जाए। कैसे लिखना है, क्या करना है, सब कुछ बता दिया हूँ। एक चीज याद रखना, उनको अपने बोर्ड एग्जाम, स्कूल लेवल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव हर कोई एग्जाम में इस चीज को फॉलो करना, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इससे क्या होगी, 5 से 10 नंबर आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ऑन दिस नीट शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि उसकी भी मदद हो पाए, या फिर अपने क्लास के ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। हाय एवरीवन, मेरा नाम है संतोष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए